हेलो बच्चों, पिछली वीडियो तक हम लोगों ने कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन लगाए। उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में भी हमने पढ़ा। खासकर उसमें एक इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में दोनों प्लेटों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होता था। ये कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट हो जाती थी, या कह दिया जाए कि इसका कैपेसिटेंस यानी जिसकी धारिता अनंत हो जाती है। इस पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन समझा था कि मान लीजिए ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये 10 माइक्रोफैरड का है और ये 5 माइक्रोफैरड का है। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, ए और बी के बीच अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है और इनको आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा 10 × 5/10 + 5। ये शॉर्टकट तरीका बताया गया था। बाकी आप डायरेक्ट इस तरह से करना चाहें, जो फार्मूला हमने पढ़ा है 1/c = 1/c1 + 1/c2, ये इसी को शॉर्टकट है। अगर इसको हम एलसीएम ले लेते हैं c1 c2 c1 + c2 1/c, तो c = हो जाएगा c1 c2/c1 + c2। ये हमने आपको बताया था, जब भी दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हों और उनका इक्विवेलेंट निकालना हो तो सीधे दोनों का मल्टीप्लाई करिए, दोनों का सम। तो अगर इन दोनों को हमें सीरीज में कॉम्बिनेशन में रिजल्ट निकालना होता तो सीधे इन दोनों का मल्टीप्लाई करते, इनका सम करते, यानी 50/15 यानी 10/3 माइक्रोफैरड, ये हमारा आंसर होता। लेकिन अब इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से एक कंडक्टिंग वायर हमने लिया और इसको लाके ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कितना होगा, तो आपको बताया गया था जब किसी कंडेंसर की दोनों प्लेटों को एक वायर से आपस में कनेक्ट कर दें तो एक तरह से ये शॉर्ट सर्किट हमने कर दिया, ये कंडेंसर आपका बेकार हो गया। अब ये कंडेंसर बेकार हो गया क्योंकि इसके दोनों प्लेटों के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए अब केवल ये वाला कंडेंसर बचा। तो ए और बी के बीच इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 10 माइक्रोफैरड। इस चीज़ को अगर हम इस तरह से समझें, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। आप मान लीजिए ये आपके दो कैपेसिटर लगे हैं। रोल ये होता है कि जो कंडक्टिंग वायर है, एक ऐसा वायर जिसमें किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस, कोई कैपेसिटेंस, कोई इंडक्टेंस यानी रजिस्टर यानी प्रतिरोध, कोई संधारित्र, कोई प्रेरकत्व, इनमें से कुछ भी ना लगा हो। वायर बिल्कुल अकेला है, कंडक्टिंग वायर है और हम ये मान के चल रहे हैं इसका रेजिस्टेंस नहीं है। अगर इस वायर में कुछ भी नहीं लगा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल एक जैसे होगा, हर बिंदु का विभव एक समान होगा, किसी भी दो पॉइंट के बीच विभवांतर नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, जैसे मान लीजिए जो ए पॉइंट है, यहाँ पे मान लीजिए ये वी विभव पर है, जो हमारा बिंदु ए है वो वी पोटेंशियल पर है, वी विभव पर है, और जो बी पॉइंट है वो मान लीजिए 0 विभव पर है। ठीक, अब बीच में हम देखते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट है ये x। अगर इस जगह का इस पॉइंट का पोटेंशियल x है तो यहाँ से ये वायर ऐसे गया और बीच में कुछ भी नहीं लगा है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी x होगा। अब हम क्या करते हैं, इधर हमने a पॉइंट लिखा, इधर हमने b पॉइंट लिखा, बीच में कोई पॉइंट x लिख लीजिए। ये हमारा v विभव पर था, b हमारा 0 विभव पर है। यहाँ का विभव v और यहाँ का विभव 0। तो हमने आपको बताया था कि देखिए जब यहाँ से का विभव 0 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वायर है, यहाँ का विभव अगर 0 है, ये वायर है, इसमें कुछ भी नहीं लगा तो यहाँ का विभव भी 0 हुआ, यानी x मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इस पॉइंट से यहाँ से ये वायर उठ के यहाँ पर आया, यहाँ भी कुछ नहीं लगा हुआ है तो इस पॉइंट का विभव भी 0 हुआ, x का काम खत्म। अब हम देख रहे हैं जितने भी कैपेसिटर यहाँ लगे हुए हैं सबकी प्लेटें या तो वी विभव से जुड़ी हुई हैं या 0 से। अब हमने एक किनारे पर ए पॉइंट लिखा, एक किनारे पर बी पॉइंट लिखा, बी 0 विभव पर है, ए हमारा वी विभव पर है। अब देखिए ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है 10 माइक्रोफैरड का, ये वी और 0 के बीच, यानी इसकी एक प्लेट विभव वी से और दूसरी प्लेट विभव 0 से जुड़ी हुई है, तो हमने एक कैपेसिटर वी और 0 के बीच लगा दिया। ये हमारा 10 माइक्रोफैरड। अब इसको देखिए, इसकी एक प्लेट 0 विभव से और दूसरी प्लेट भी 0 विभव से,
यानी इस कैपेसिटर में देखिए क्या खास बात मिल रही है कि दोनों प्लेट शून्य विभव से जुड़ी हुई है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये शून्य विभव है कैपेसिटर को, कहीं 5 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर है जिसकी ये वाली प्लेट भी शून्य से जुड़ी हुई है, ये वाली प्लेट भी शून्य से जुड़ी हुई है, तो ये पॉसिबल नहीं है दोनों पॉइंट एक ही विभव पर हों, यानी बीच का विभवांतर शून्य, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो ये कैपेसिटर काम नहीं करेगा, इसलिए हम कहते हैं ये पॉसिबल नहीं, इसको छोड़ दें, इसलिए सिर्फ ये कैपेसिटर बचता है। 3 लेकर हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी कि अगर यहाँ पे 3 कैपेसिटर लगा दिए जाएं, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, अभी इसकी वैल्यू मान लीजिए 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड, तो अभी जनरली देखा थी क्या सीरीज में है। अब सीरीज में इनका इक्विवेलेंट निकालना है तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 यानी 3/3 वैल्यू आ गई 1। शॉर्टकट भी आपको बताया गया था, अगर इक्वल वैल्यू के कैपेसिटर्स सीरीज में लगे हों तो उनमें से किसी एक की वैल्यू ले लेते हैं और नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं 1 2 3 3 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया 1 माइक्रोफैरड। बाकी आप करके भी देख रहे हैं तो 3 3 3 1/3 1/3 1/3 किया गया, 3/3 यानी 1 आया, तो CS आ गया 1। पता चला कि इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड। लेकिन फिर इसमें वही कहानी होती है कि अगर हम यहाँ से एक वायर लें और ले जाकर ऐसे जोड़ दें और एक वायर यहाँ से लें और ले जाकर ऐसे जोड़ दें, तो हमने क्या देखा था, यही क्वेश्चन का आंसर क्या चेंज हो गया था, तो इसमें इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करिए। देखिए ये ए पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ का विभव V है, यहाँ का विभव 0, इधर का पोटेंशियल V, इधर का पोटेंशियल 0, तो यहाँ से यहाँ तक कोई वायर नहीं, तो यहाँ का पोटेंशियल भी V हुआ। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ नहीं है तो यहाँ का पोटेंशियल भी V हुआ। इधर 0 पोटेंशियल है तो ये भी 0 पोटेंशियल पर हुआ। यहाँ से वायर उठ के यहाँ पे आया, ये भी 0 पोटेंशियल पे हुआ। अब आप क्या करें, इस डायग्राम को चेंज करें, एक तरफ ए पॉइंट जिसका पोटेंशियल V और एक तरफ बी पॉइंट जिसका पोटेंशियल 0। तो देखिए ये कैपेसिटर जो 3 माइक्रोफैरड का लगा हुआ था ये V और 0 के बीच लगा हुआ है, तो V और 0 के बीच हमने एक कैपेसिटर लगा दिया 3 माइक्रोफैरड। इस कैपेसिटर के बारे में बताइए, इसकी एक प्लेट V विभव पर है, दूसरी प्लेट 0 पर है, यानी ये भी V और 0 के बीच लगा हुआ है। ये दूसरा वाला हो गया 3 माइक्रोफैरड। इसको देखिए, इसकी एक प्लेट V से एक प्लेट 0 से, यानी तीसरा वाला भी V और 0 के बीच लगा हुआ है। तो इस तरह से हमने देखा A और B के बीच ये तीनों कैपेसिटर जो लगे हुए हैं वो इस तरह से हो जाएंगे, और जब इस तरह से हो जाएंगे तो ये तीनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। पैरेलल में रिजल्ट क्या बन जाएगा, 3 + 3 + 3 यानी 9 माइक्रोफैरड। तो जब भी कोई कंडक्टिंग वायर जोड़ा जाता है तो उसका तरीका ये सॉल्व करने का है कि वायर के दोनों इनका पोटेंशियल आप समान कर दीजिए और डायग्राम को चेंज करने की कोशिश करिए। बाकी शॉर्टकट भी हमने बताया कि जब भी किसी कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में एक कंडक्टिंग वायर जोड़ दिया जाए तो उस कैपेसिटर को हम काउंट नहीं करते क्योंकि वो यूजलेस हो जाता है। अब आप कहोगे यहाँ से एक वायर आपने यहाँ से यहाँ तक जोड़ा तो ये दोनों यूजलेस क्यों नहीं हुए, क्योंकि ये जो 2 कंडक्टिंग वायर आप जोड़ रहे हैं ये ऐसा नहीं कि किसी एक ही कंडक्टर की 2 प्लेट से जोड़ रहे हैं। अगर ये वायर यहाँ से उठता और यहाँ पर आके जुड़ जाता तो ये यूजलेस हो जाता, लेकिन यहाँ से एक वायर उठा है और यहाँ पर आया है, यानी एक प्लेट इसकी लगी हुई है और एक प्लेट इस कंडक्टर की लगी हुई है, तो इसमें फिर इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। देखिए न्यूमेरिकल खूब लगाइए, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। देखिए मान लीजिए ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, इक्वल वैल्यू के हैं सब, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं सबकी वैल्यू सेम है C। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर लिए कंडक्टिंग वायर यहाँ पे ला कनेक्ट किया गया, फिर यहाँ से एक वायर लिए और ले जाके यहाँ पे कनेक्ट किए और फिर यहाँ से ले जाकर यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। ठीक, 1 2 3 4, 1 मिनट रुकिए, ऐसे ना करते हैं, डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करें। इसको यहाँ से लिया जाए, इस कंडक्टिंग वायर को पहली बार जो है यहाँ से आप यहाँ जोड़िए ऐसे, दूसरे वाले को यहाँ से लेते हैं और ऐसे जोड़ा जाए, फिर इसको यहाँ से लेकर ऐसे जोड़ा जाए, एक को बाहर रखते हैं, थोड़ा सा टिप करके जाए। आप तो समझिए इसमें क्या करना है।
तरीका वही होगा, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको बताना है। तो क्या करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करिए। सपोज़ कर लो ए पॉइंट का पोटेंशियल V है, बी पॉइंट का पोटेंशियल 0 है। यहाँ का पोटेंशियल A, तो यहाँ का पोटेंशियल भी A मतलब V, तो यहाँ भी V। यहाँ से उठ के वायर यहाँ पे आया तो यहाँ का पोटेंशियल भी V हो गया। ठीक है, इधर देखो, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0। यहाँ तक तो कुछ नहीं लगा था, ये तो ठीक है 0। अब ये V था, ये V हो गया, ये 0 था, यहाँ तक तो 0 आया, लेकिन यहाँ पे एक कैपेसिटर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास 3 पॉइंट बच रहे हैं। देखिए, एक पॉइंट ये बचा हुआ है, एक पॉइंट ये बचा हुआ है और एक पॉइंट ये बचा हुआ है। तो सपोज़ कर लीजिए कि यहाँ का पोटेंशियल x है। अगर इस पॉइंट के पोटेंशियल को हम x मानते हैं तो यहाँ से ये वायर उठ के यहाँ तक आया, यहाँ का पोटेंशियल भी x हुआ। फिर यहाँ से वायर उठ के यहाँ पर आया, यहाँ का पोटेंशियल भी x हुआ। तो इस बार हमारे पास 3 पॉइंट बन रहे हैं, V पोटेंशियल वाला पॉइंट, X पोटेंशियल वाला पॉइंट और 0 पोटेंशियल का पॉइंट। A और B के बीच में इक्विवेलेंट निकालना था। हमने डायग्राम को चेंज किया, इधर एक पॉइंट A माना जिसका पोटेंशियल V और इधर एक पॉइंट B मानेंगे जिसका पोटेंशियल 0। बीच में कहीं X पॉइंट एक मान लीजिए, पोटेंशियल X वाला पॉइंट। अब देखिए, ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है V और X के बीच लगा हुआ है, तो V और X के बीच में हमने एक कैपेसिटर लगा दिया C। फिर ये वाला कैपेसिटर X और V के बीच, तो X और V के बीच में इसको भी लगाया गया। चलिए, ये हो गया C। फिर इसको देखिए, X और V के बीच में ये भी लगा हुआ है, तो X और V के बीच में हमने ये भी एक लगा दिया C। फिर इसको देखिए, ये कहाँ से कहाँ लगा हुआ है, ये दोनों कैपेसिटर X और X के बीच। ठीक, ये दोनों जो कैपेसिटर लगे हुए हैं कहाँ से, X और X के बीच, यानी दोनों एक ही कॉमन पॉइंट से। इसी X से स्टार्ट होगा और इसी X पर आना है, इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर बेकार हो गए, इनको हम काउंट नहीं करेंगे। अब लास्ट का क्या है, X और 0 के बीच, तो X और 0 के बीच एक कैपेसिटर लग गया, इसकी वैल्यू C। अब हम सॉल्व कर ले। देखिए, अब सिंपल हो गया क्वेश्चन, ये तीनों पैरेलल में और जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ सीरीज में। तो जब इन तीनों को हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो C और C मिलके हो गया 3C। अब ये 3C और ये C सीरीज में हो गया, तो हमारा रिजल्टेंट यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा 3C × C अपान 3C प्लस C। तो 3C² अपान 4C, एक C कैंसिल हो गया, 3C/4 हमारा आंसर। चलिए देखिए, डायग्राम ये होगा, 4 कैपेसिटर 8 माइक्रोफैरड के इस तरह से जुड़े हुए हैं। A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटर बताइए। मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिया जाए, ऑप्शन है 8 माइक्रोफैरड, 16 माइक्रोफैरड, 24 माइक्रोफैरड एंड 32 माइक्रोफैरड। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आएगा। देखिए, इस पॉइंट का पोटेंशियल V माना जाए, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 माना जाए। यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं लगा है तो ये भी 0 पोटेंशियल पर हुआ। यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है, 0 पोटेंशियल। यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है, 0 पोटेंशियल। ये V पोटेंशियल, तो यहाँ भी V पोटेंशियल। यहाँ से उठकर यहाँ गया, V पोटेंशियल। यहाँ से यहाँ तक आया, V पोटेंशियल। यहाँ से यहाँ पहुँचा, V पोटेंशियल। ठीक, जब तक कोई कंडक्टिंग वायर होता है उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल एक जैसा होगा। इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए और चेंज करने की कोशिश करिए। ये कैपेसिटर आपका V और 0 के बीच, ये कैपेसिटर V और 0 के बीच, ये कैपेसिटर V और 0 के बीच और ये कैपेसिटर भी V और 0 के बीच। यानी हमने देखा यहाँ पे जो 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक्चुअल में ये चारों V और 0 के भी लगे हुए हैं। मतलब इन चारों के प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। एक तरफ V, एक तरफ 0, एक तरफ V, एक तरफ 0। यानी अगर इसको चेंज करें, ये A पॉइंट है V पोटेंशियल वाला और ये B पॉइंट था 0 पोटेंशियल वाला, तो इन्हीं V और 0 के बीच में ये चारों कैपेसिटर हमारे लगे हुए हैं। पहले कैपेसिटर, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों इस तरह से लगे होंगे। सबकी एक एक प्लेट V से लगी हुई है और दूसरी प्लेट 0 पोटेंशियल पर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या हो गया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा इक्विवेलेंट आएगा वो इनके सम के इक्वल आएगा। तो 8 + 8 + 8 + 8 यानी हो जाएगा 32 माइक्रोफैरड। समझ गए। तो 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया और देखा सब में एक ही कॉन्सेप्ट तरीका क्या है कि जो भी कंडक्टिंग वायर लगा हो उसके
दोनों एंड का पोटेंशियल एक जैसा कर दिया जाए, उसके बाद डायग्राम को चेंज कर लें, बहुत आसानी से सिंपल क्वेश्चन समझ में आ जाता है। अब एक क्वेश्चन हम लिखते हैं दोबारा, उसको आप लोग ट्राई करिए, पॉज करके उसको देखिएगा। देखिए डायग्राम ये है, यहाँ पर हमारे पास 4 कैपेसिटर मान लीजिए लगे हुए हैं, एक 5 कर लेते हैं इसमें, ठीक। वैल्यू देखिए 12 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड एंड 8 माइक्रोफैरड। पहले तो ए और बी के बीच में ये हमने 5 तरह के कैपेसिटर लगा दिए। अब इसमें करना क्या है, देखिए डायग्राम को थोड़ा सा घुमा के यहाँ पे ए शो कर दे रहा है, इससे कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ए पॉइंट यहाँ लिखे, बी पॉइंट वहाँ लिखे, या ए उधर लिखे, बी उधर लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, एक कंडक्टिंग वायर आपको यहाँ से उठाना है और इसको लगा देना यहाँ पर। एक कंडक्टिंग वायर आप 10 के बाद से उठाइए, उसको लगा दीजिए 9 को उधर। अब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटर बताइए। आंसर लिख दिया जाए 4 माइक्रोफैरड, 15 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड, 16 माइक्रोफैरड। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं मान लीजिए, ठीक। करा जाए, देखिए क्या तरीका है। मान लीजिए ए हमारा वी पोटेंशियल पे है, बी 0 पोटेंशियल पे। बार बार वी और 0 माना जाता है क्योंकि हम ये मान के चलते हैं जिन 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछ रहा है वो दोनों पॉइंट क्या सेल से जुड़े हुए हैं। सेल क्या करता है, दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करता है। तो जो भी सेल लगाई गई अगर वो वी वोल्ट की है तो मतलब दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी हुआ। तो इसमें से ए पॉइंट का पोटेंशियल हम वी मान लेते हैं, बी पॉइंट का 0 मान लेते हैं। चलिए ए पॉइंट का पोटेंशियल वी, तो यहाँ से ये वायर देखिए आया, कुछ नहीं लगा हुआ है, यहाँ तक भी वी आएगा, ठीक। तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक वी आ रहा है, यहाँ तक। इसके बाद इधर से अगर देखते हैं ये 0 पोटेंशियल यहाँ तक आया, ठीक। कंडक्टिंग वायर यहाँ पे ख़त्म हो रहा और ये वाला कंडक्टिंग वायर आके यहाँ पर ख़त्म हो रहा। अब आपको बीच में पॉइंट मानने पड़ेंगे। ये वाला पॉइंट मान लीजिए एक्स बोल्ट पर है, तो यहाँ से कंडक्टिंग वायर उठा है और यहाँ पर आया, तो ये वाला पॉइंट भी एक्स बोल्ट पर हो गया। इसी तरह से ये वाला अगर हम वाई बोल्ट पर मान लें तो ये वाला पॉइंट भी वाई बोल्ट पर होगा क्योंकि यहाँ से वायर उठकर ऐसे आया है। अब देखिए हमारे पास 4 पॉइंट हैं, वी पोटेंशियल का पॉइंट, 0 पोटेंशियल का पॉइंट, एक्स पोटेंशियल का और वाई पोटेंशियल का। जब भी 4 हो जा रहे हैं तो इससे थोड़ा सा हम आइडिया लगाते हैं। एक किनारे हमारा ए वाला पॉइंट है वी पोटेंशियल वाला और एक किनारे हमारा बी पॉइंट है 0 पोटेंशियल वाला। बाकी जो 2 पॉइंट है इसमें एक एक्स पॉइंट इधर मान लेते हैं, वाई पॉइंट इधर मान लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे माना जाए, वो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। आप डायग्राम बना के देखिए क्या बनता है। पहला जो कैपेसिटर लगा हुआ है 12 माइक्रोफैरड वाला, इसका एक पॉइंट कहाँ से लगा हुआ है, वी से, और एक पॉइंट एक्स से। तो वी और एक्स के बीच में ये कैपेसिटर लग गया, वी और एक्स के बीच में 12 माइक्रोफैरड। ये वाला कैपेसिटर देखिए एक्स और वाई के बीच, तो एक्स और वाई यानी ये कैपेसिटर ऐसे लग गया 10 माइक्रोफैरड का। ये देखिए 5 है वाई और एक्स के बीच, तो वाई और एक्स के बीच यानी 5 भी इन्हीं के बीच लगा हुआ है, 5 माइक्रोफैरड। फिर ये वाला देखिए एक्स और वाई के बीच 9 यानी एक्स और वाई के बीच में ये भी ऐसे ही लगा हुआ है 9 माइक्रोफैरड। फिर ये वाला देखिए वाई और 0 के बीच, ये वाई है और ये 0 है, इन दोनों के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है कितना, 8 माइक्रोफैरड। चलिए समझ में आ रहा क्या पॉइंट हो गया, ए पॉइंट, इस किनारे बी पॉइंट, ये बीच में एक्स और वाई 2 पॉइंट है। तो इन 2 पॉइंट के बीच में जो 3 कैपेसिटर हैं ये तीनों क्या है, पैरेलल में हैं। तो आप इन तीनों का सम कर लीजिए, कितना हो गया 10, 5 15, 15 और 9 24। इन तीनों को हमने ऐड किया 24 आ गया। अब ए से लेके ए से यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचे और यहाँ से इधर आ गए। यहाँ से ये 12, ये 24 और ये 8, ये तीनों क्या हो गए सीरीज में। तो ए से बी तक का जो टोटल इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा आंसर, वो क्या आएगा, जब तीनों सीरीज में है तो कैसे जोड़ेंगे, 1 अपान इक्विवेलेंट 1 अपान 12 प्लस 1 अपान 24 प्लस 1/8। ये तीनों मिला के पैरेलल में 24 हो गया था। अब इसको सॉल्व कर लें, यही हमारा आंसर हो गया। 24 एलसीएम हुआ 2 + 1 + 3, 3 1 4 2 6, 6/24 यानी 1 अपान 4। तो सी ए बी कितना हो गया, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट आ गया 4 माइक्रोफैरड।
तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, तीसरा देखिए, कंडक्टिंग वायर जोड़ने से कितने क्वेश्चन उन्होंने लगा लिए, सबका कॉन्सेप्ट एक ही था, सबका तरीका एक ही था। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन हो गए। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको अगर मिल जाएं तो बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। चलिए अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखा जाए। ये तो वायर कनेक्टिंग वाले क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि जब कोई कैपेसिटर लगा हो किसी सर्किट में, सीरीज हो, पैरेलल हो या कैसे भी हो, तो उन कैपेसिटर पर हम चार्ज कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, या कोई भी कैपेसिटर के साथ साथ रेजिस्टेंस भी लगा हो, कैपेसिटर भी लगा हो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इन क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं देखने के लिए। जब किसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर के साथ साथ रेजिस्टेंस भी लगा हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सपोज़ कर लिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये हमारे पास 3 ओम और 2 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं, नीचे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, चलो इसको चेंज करते हैं, 6 ओम, 5 ओम, 3 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड, इस तरह से कनेक्शन किया गया। इसके बाद यहाँ पर एक सेल लिया गया है 12 वोल्ट का, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम और ये ऐसे कनेक्ट कर दिया गया। अब आपसे अगर कहता है कि इन दोनों कंडेंसर पर चार्ज बताइए, क्वेश्चन क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर। एक वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करता है, इन स्टडी स्टेट, स्थायी अवस्था में। स्थायी अवस्था में इन दोनों कंडेंसर की प्लेटों पर कितना चार्ज होगा। तो देखिए, स्टडी स्टेट या स्थायी अवस्था का अर्थ ये है कि हमारे कंडेंसर दोनों चार्ज हो चुके हैं। वैसे ही पूछ रहे हैं कि प्लेटों पर चार्ज, तो यानी चार्ज हो चुका है, क्योंकि कैपेसिटर किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी से। बैटरी क्या करती है, कंडेंसर को चार्ज करती है। लेकिन यहाँ स्टडी स्टेट का अर्थ आप समझ लीजिए, स्टडी स्टेट का अर्थ है कि कंडेंसर चार्ज है, और हम जानते हैं जब कंडेंसर चार्ज हो जाता है तो उसमें कोई करंट नहीं जाता। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में कोई रेजिस्टेंस अगर लगा भी होता, कि मान लीजिए यहाँ भी एक कैपेसिटर लगा हुआ रेजिस्टेंस 5 ओम, तो ये हमारे लिए वैसे भी काउंटेबल नहीं है, इसको हम लोग अपनी कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी करंट इस सेल से चलेगी, इस सेल से करंट जाने के बाद यहाँ पर इसके 2 अलग अलग रास्ते डिवाइड होते हैं, लेकिन इधर करंट नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, और जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो करंट लेना बंद कर देता है। अब आप कह सकते हो भाई शुरुआत में तो करंट इसके अंदर जाएगी, उसके बाद चार्ज होगा, लेकिन आपको थ्योरेटिकली ये मालूम है कैपेसिटर जो है चार्ज और डिस्चार्ज होने में जो टाइम लेता है वो बहुत ही कम टाइम होता है। हम ये कहते हैं कि कैपेसिटर एक इंस्टेंट में, यानी एक पल में चार्ज होता है और एक पल में ही डिस्चार्ज होता है, तो उस टाइम को बहुत ही छोटा माना जाता है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब इसके अंदर कोई करंट नहीं जाएगी तो ये रेजिस्टेंस हमारा काउंट नहीं होगा। हमको पता ये करना है कि इन कंडेंसर पर चार्ज कितना है। तो देखिए, दोनों कंडेंसर सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है, दोनों पर चार्ज सेम होगा, और कितना होगा, जितना इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लीजिए। तो 3 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड जब ये सीरीज में हम जोड़ देंगे तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट हमारा मिल जाएगा 3 × 2 3 + 2 6/5, यानी 1.2 माइक्रोफैरड। तो ये हमें टोटल कैपेसिटेंस का मालूम हो गया। टोटल चार्ज हमको पता करना है। तो जब टोटल कैपेसिटेंस मालूम हो गया और टोटल चार्ज आपको निकालना है, तो फॉर्मूला होता है Q = CV। C हमें ऑलरेडी पता हो चुका, दोनों का मिला के 1.2 माइक्रोफैरड। अब बचता है V। अगर हमको ये मालूम चल जाए कि ये दोनों कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है, ठीक है, अगर इन दोनों कैपेसिटर के विभवांतर की वैल्यू मिल जाए, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिल जाए, यानी वोल्टेज की वैल्यू मिल जाए, तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब बात आती है इनका हम वोल्टेज कैसे पता करें। तो इसके लिए हम इनकी मदद लेंगे। हम देख रहे हैं कि दोनों कंडेंसर जो लगे हुए हैं वो इस दोनों पॉइंट के बीच लगे हुए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों पॉइंट के बीच ये दोनों लगे हुए हैं, और इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में ये दोनों जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस और ये दोनों कैपेसिटर आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। हमें इनका वोल्टेज चाहिए था, अगर हम इनका वोल्टेज निकाल लें तो वही वोल्टेज इसका माना जाएगा। और इसका वोल्टेज आप कैसे निकालोगे, तो देखिए यहाँ से करंट चली और ये करंट ऐसे होते हुए, इसमें से ऐसे होते हुए आकर यहाँ से वापस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वोल्टेज कितना हुआ, तो हम कहेंगे कि इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में देखिए बैटरी लगी थी,
अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमको ना दिया होता तो इसका वोल्टेज हम 12 वोल्ट ले लेते, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस भी अपना रोल अदा करेगा। तो हम ये मान चलेंगे, मान लीजिए यहाँ से करंट चली आई। अब ये करंट कितनी है इसका कैसे पता चलेगा? तो इस करंट को निकालने के लिए इस पूरे करंट कहाँ जा रही है, यहाँ से ऐसे निकली 6 ओम में गई, 5 ओम में गई, फिर ऐसे होते हुए सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर से होते हुए यहाँ पर वापस। तो ये रेजिस्टेंस कितने हुए? 6, 5 और इंटरनल 1। टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारा 6 + 5 + 1 यानी 12 ओम। तो टोटल वहाँ से करंट कितनी निकल रही है? I = E टोटल EMF, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF हमारा 12 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया 12, वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। पता चला यहाँ से 1 एम्पियर करंट निकली थी, और जब 1 एम्पियर करंट यहाँ से यहाँ तक गई तो इस दोनों पॉइंट के बीच का हाल क्या रहा? इन दोनों पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस आपका 11 ओम है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज हो गया V = IR फॉर्मूले से। करंट आ रही है 1 एम्पियर की, रेजिस्टेंस है 11, ये हो गया 11 वोल्ट। यानी ये दोनों रेजिस्टेंस 11 वोल्ट पे काम कर रहे हैं, तो दोनों कैपेसिटर भी 11 वोल्ट पे काम करेंगे, और इसी 11 का यहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो आ गया 13.2 माइक्रोकूलम। ये हमारा आंसर हो गया कि दोनों कैपेसिटर 13.2 माइक्रोकूलम चार्ज की प्लेटों पर है। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों लगा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी तरह पहले हम लोग ये पता कर लें कि वो कैपेसिटर कितने वोल्टेज पर काम कर रहे हैं। अगर वोल्टेज मालूम हो जाएगा तो उनका चार्ज भी मालूम हो जाएगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन और इस पर लगाते हैं, थोड़ा सा डाउट और क्लियर हो जाए। तो चलिए देखिए, डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, 2 ओम हो गया, 3 ओम हो गया, 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। उसके बाद यहाँ पर एक 0.5 ओम का रजिस्टर हो गया। यहाँ एक बैटरी लगा दी जाए 2.5 वोल्ट की, और इसको ऐसे कनेक्ट कर दें। अब आपसे बोले कि इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा। क्वेश्चन क्या है? चार्ज ऑन कैपेसिटर, इस कैपेसिटर पर चार्ज बताइए। ऑप्शन आपको दे दिया जाए। पहला ऑप्शन 15 माइक्रोकूलम, दूसरा 20 माइक्रोकूलम, तीसरा 5 माइक्रोकूलम, और चौथा ऑप्शन दे दिया जाए 0। चलिए करके देख लीजिए क्या कॉन्सेप्ट बनाएंगे, तरीका क्या होगा भाई। देखिए बताया गया है कि इस कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है, आपसे ये पूछ रहा है। तो इस कैपेसिटर पे चार्ज पता करने का तरीका क्या है, हमें मालूम है चार्ज का फॉर्मूला Q = CV। जिस कैपेसिटर पे चार्ज पूछ रहा है उसकी कैपेसिटी हमको पता है 10 माइक्रोफैरड। अगर हमको ये मालूम चल जाए कि इसका वोल्टेज कितना है, कितने वोल्टेज पर ये जोड़ा गया है, तो हमें इसका चार्ज मालूम हो जाएगा। अब कितने वोल्टेज पे जोड़ा गया है, तो इस पूरे सर्किट में सप्लाई दी गई है 2.5 वोल्ट की, लेकिन ये वोल्टेज सारा का सारा इसको तो मिल नहीं रहा, इसमें और भी लोग हैं, तो हमें इसका वोल्टेज पता करना है। कैसे पता करेंगे, देखिए फिर वही तरीका अपनाइए। हमने बताया था जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होगा, इसके सीरीज में कोई अगर रेजिस्टेंस है तो वो रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, उसमें कोई करंट नहीं जाएगी, तो इसको हम लोग कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे। अब बचता हमारे पास 2 रेजिस्टेंस, एक ये है और एक ये है। यहाँ से सेल से करंट निकलेगी आई, और ये करंट इसमें गई, फिर यहाँ से निकलकर ऐसे होते हुए 2 ओम में गई, और फिर यहाँ से ऐसे वापस। तो हमारे पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना माना जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 + 0.5 यानी 2.5 ओम। तो यहाँ से निकलने वाली करंट की वैल्यू हो गई टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल EMF 2.5 वोल्ट का है, और टोटल रेजिस्टेंस भी हमारा 2.5 ओम आ गया, तो करंट कितनी हो गई? 1 एम्पियर। तो पता ये चला यहाँ से 1 एम्पियर की करंट निकली। अब हमें करना क्या था, हमें पता करना था ये कितने वोल्टेज पर है। तो इसका वोल्टेज तो नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं इस कंडेंसर की एक प्लेट यहाँ से जुड़ी हुई है और एक प्लेट इस एंड से जुड़ी हुई है। अगर इन दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो जाए, वोल्टेज मालूम हो जाए, तो वही हमारा कैपेसिटर का वोल्टेज कहलाएगा। अब इन दोनों पॉइंट के बीच ये भी तो लगा हुआ है, तो इसका वोल्टेज निकाल लो। इसका वोल्टेज कैसे निकालेंगे, इसमें करंट कितनी आई है? 1 एम्पियर की। यहाँ से जो करंट निकली थी 1 एम्पियर, वही तो इसमें गई 1 एम्पियर। तो इसमें करंट आई है 1 एम्पियर, तो इसका वोल्टेज कितना हो गया? V = IR
करंट की वैल्यू 1, रेजिस्टेंस 2, ये हो गया 2 वोल्ट। और अगर ये 2 वोल्ट पे काम कर रहा है तो कैपेसिटर भी 2 वोल्ट पे काम कर रहा है, और यहाँ पे आप 2 का यूज़ कर लीजिए, 20 माइक्रोकूलम आपका आंसर हो गया। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया थोड़ा सा। चलिए एक क्वेश्चन आप ट्राई करिए। अब ये मान लीजिए 2 रेजिस्टेंस 1 ओम, यहाँ पे एक 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा दें, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और लगा दीजिए 5 ओम जोड़ दिया गया। यहाँ से सप्लाई दे दीजिए 2 वोल्ट की। चलिए सेम क्वेश्चन है, इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज बताइए। चलिए ट्राई करिए, चलिए करा जाए। देखिए क्या तरीका आपको बताया गया, जिस कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है उस कैपेसिटर पे चार्ज का फॉर्मूला क्या बनेगा, Q = CV। C की वैल्यू हमको मालूम है 5 माइक्रोफैरड। सिर्फ वोल्टेज का हमको पता लगाना है कितने वोल्टेज पे काम कर रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी प्लेट एक यहाँ से जुड़ी हुई है, एक प्लेट यहाँ से जुड़ी हुई है, इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज मालूम हो जाए वही इसका वोल्टेज होगा। और इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग इसकी मदद लेंगे कि इन दोनों का वोल्टेज कितना है। इन दोनों का रेजिस्टेंस मिला कितना हो गया 2 ओम। अब इसमें अगर करंट मालूम हो जाए तो रजिस्टेंस हमको वोल्टेज मिल जाएगा। करंट कैसे पता करते हैं, यहाँ से जो करंट चली कहाँ गई, ये करंट ऐसे गई, इन दोनों में गई और ऐसे होते हुए वापस, क्योंकि ये हमारा यूजलेस है। बताया गया कैपेसिटर के साथ सीरीज में जो रजिस्टेंस लगा होगा वो काउंट नहीं होगा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से जो करंट निकली कितनी हो गई, I = टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF 2 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम यानी 1 एम्पियर। और ये 1 एम्पियर करंट जब यहाँ पर गई तो इन दोनों का वोल्टेज मिला के कितना हुआ, V = IR। करंट 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस 2 यानी 2 वोल्ट। ये दोनों 2 वोल्ट पे काम कर रहे हैं, तो कंडेंसर भी हमारा 2 वोल्ट पे काम कर रहा है। यहाँ पे 2 यूज़ कर लें, आ गया 10 माइक्रोकूलम। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन हमने देख लिया। अगर कहीं कोई वायर से कनेक्ट किया जाए तो ऐसे क्वेश्चन को भी देखा गया, और अगर किसी कंडेंसर के साथ रजिस्टर का भी यूज हुआ हो, यानी संधारित्र के साथ प्रतिरोध को भी जोड़ दिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो भी तरीका हमने देख लिया। अब अलग टाइप का क्वेश्चन कुछ किया जाए। अब ऐसे लें कि कई कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल में डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से लगे हुए हों, उनमें अगर किसी पर चार्ज पूछ ले या कुछ पूछ ले तो कैसे निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन करते हैं, एक 2 ओम का कैपेसिटर, एक ये दूसरा कैपेसिटर, ये दोनों एक सेल से जोड़ दिए जाएं। चलिए ये मान लीजिए 2000 वोल्ट की सप्लाई दी गई, 2.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर ये है, 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर ये है, और 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर ये है। अब इसमें क्वेश्चन कहता है कि हर कैपेसिटर के ऊपर अलग अलग चार्ज बताइए कितना कितना होगा। ठीक, देखिए वोल्टेज बहुत ज़्यादा दिया है 2000 वोल्ट, तो आपको इसके ऊपर नहीं सोचना है कि इतना हैवी वोल्टेज कहाँ से आया। क्वेश्चन है, क्वेश्चन से आपको कुछ भी दे सकता है, बस ये देखा जाता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहे हैं, आपसे जो चीज़ पूछा जा रहा है उसको कैसे निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं। इन सब पे नहीं ध्यान देना है कि कितना वोल्टेज दे दिया, इतना कहाँ से आया, इस सब चीज़ पे नहीं सोचनी है हमको। चलिए करिए, कैसे कराइए। हर कैपेसिटर पर अलग अलग आपको चार्ज बताना है। तो देखिए ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में हैं, ठीक, ये उनके साथ पैरेलल में है। टोटल वोल्टेज मालूम है, अगर टोटल वोल्टेज मालूम है और टोटल कैपेसिटेंस निकाल लें तो टोटल चार्ज का पता चल जाएगा, यहाँ से कितना चार्ज बैटरी से निकला है। उसके बाद वो चार्ज अलग अलग डिवाइड हुआ, तो इस बैटरी से जो भी चार्ज निकला Q, ये चार्ज यहाँ पर ऐसे गया, कुछ चार्ज इधर निकल जाएगा, बाकी चार्ज इधर जाएगा। ये दोनों सीरीज में, दोनों पे चार्ज सेम होगा, इतना तो पता है। अब सबसे पहले हम इसका पता लगा लें यहाँ से टोटल चार्ज निकला कितना। तो टोटल चार्ज जो यहाँ से निकला है उसके लिए होगा टोटल कैपेसिटेंस, टोटल वोल्टेज। तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हुआ, तो इन तीनों को पहले सॉल्व करिए। ये दोनों सीरीज में, इनका रिजल्ट कितना आएगा, 2 × 6/2 + 6, 12/8, 3/2 यानी 1.5 माइक्रोफैरड। फिर ये जो रिजल्ट आया 1.5 माइक्रोफैरड, वो इसके साथ क्या है,
पैरेलल है और पैरेलल में रिजल्टेंट हमारा मिला कितना हो गया, दोनों को जोड़ दिया जाए 1.5 प्लस 2.5 यानी हो गया 4 माइक्रोफैरड। तो टोटल पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 4 माइक्रोफैरड, उसका हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। और टोटल वोल्टेज की सप्लाई दी गई थी 2000 वोल्ट की, तो हमारे पास ये हो गया 8000 माइक्रो कूलम। तो टोटल चार्ज जो यहाँ से निकला है वो 8000 माइक्रो कूलम है। अब ये चार्ज यहाँ से चला है तो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुआ है, ये है 2.5 और ये है पूरा मिला के 1.5। दोनों में कितना कितना चार्ज जाएगा, तो इसके दो तरीके हैं। देखिए, अगर हम बात करें इस कैपेसिटर की एक प्लेट यहाँ से लगी हुई है और एक प्लेट यहाँ से लगी हुई है, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज कितना है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 2000, यानी इस कैपेसिटर का हमें वोल्टेज मालूम है, तो इस कैपेसिटर का चार्ज तो निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। Q = CV, इसका चार्ज निकालना, सपोज कर लो यहाँ पे स्मॉल q दे रहे हैं, तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना होगा, Q = CV। इसका कैपेसिटेंस है 2.5 और वोल्टेज को कितना मिल रहा है 2000, यानी कितना हो गया 5000 माइक्रो कूलम। देखिए टोटल चार्ज यहाँ से कितना निकला था 8000 माइक्रो कूलम, जिसमें से इधर जो चार्ज गया है उसको हमने पता कर लिया 5000। तो इसमें हमको चार्ज मालूम हुआ 5000, बाकी चार्ज कहाँ गया, बाकी चार्ज ऊपर निकला, ऊपर कितना निकला 3000, और ये 3000 माइक्रो कूलम निकल रहा है, वही इसमें भी होगा वही इसमें भी होगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होते हैं। तो आंसर आ गया कि अलग अलग आपको चार्ज पूछ रहा था, और हम कहेंगे इस पर 3000 माइक्रो कूलम, इस पर भी 3000 माइक्रो कूलम और इस पर 5000 माइक्रो कूलम, तो तीनों का अलग अलग हमको वैल्यू निकल गई। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि सब में अलग अलग चार्ज बताइए, उसको करने का तरीका ये हो गया। चलिए एक क्वेश्चन आप ट्राई करिए, सबके एक एक दो दो क्वेश्चन लगा देते हैं, उसके बाद आप इसको करते रहेगा। 1 माइक्रोफैरड, ये भी 1 माइक्रोफैरड, इसके बाद यहाँ से एक कैपेसिटर जोड़ दिया जाए 3 माइक्रोफैरड, फिर यहाँ से एक कैपेसिटर जोड़ दिया जाए 4 माइक्रोफैरड, उसके बाद एक बैटरी की सप्लाई दी जाए 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी गई। सब पे अलग अलग चार्ज बताइए। सेम क्वेश्चन है कि सब पे अलग अलग कितना कितना चार्ज होगा। 1 1 2 2 2 2 ये पैरेलल, इसको आप 5 कर लीजिए, 5 6 3 8, ठीक। अब सॉल्व करिए। हर कैपेसिटर पर अलग अलग चार्ज बताना है। चलिए क्या तरीका बताया गया था अभी आपको कि सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टोटल चार्ज कितना निकला हम लोग इसका पता लगाएं। तो ये जो बैटरी की सप्लाई दी गई, टोटल वोल्टेज मालूम है 6 वोल्ट, टोटल चार्ज कितना निकला, इसके लिए पहले हमें पूरे सर्किट का टोटल कैपेसिटर निकालना पड़ेगा। तो 5 और 1 किस में है, पैरेलल, पैरेलल में ही कितना हो गया 6 माइक्रोफैरड, ये 6 और ये 3 सीरीज में, तो रिजल्टेंट कितना हुआ 6 × 3 6 + 3 18/9 यानी 2 माइक्रोफैरड। तो ये तीनों का रिजल्ट हो गया 2। अब ये 2 और ये 4 किस में हो गए, पैरेलल में, तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 माइक्रोफैरड और प्लस 4 माइक्रोफैरड, यानी मिला के हो गया 6 माइक्रोफैरड। ठीक है भाई, 5 और 1 पैरेलल में 6 हुआ, 6 और 3 सीरीज में, तो 6 3 = 18, 18/9 यानी 2 आ गया। इस पूरे का आंसर आया 2। ये 2 और ये 4 आपस में पैरेलल, तो क्या हुआ पूरा फाइनल रिजल्ट आ गया 6 माइक्रोफैरड इस पूरे सर्किट का। और बैटरी कितनी लगी है 6 वोल्ट की, तो टोटल चार्ज कितना हो गया C × V, तो C × V लगाया गया, C 6 माइक्रोफैरड, वोल्टेज 6 वोल्ट, ये हो गया 36 माइक्रो कूलम। इतना टोटल चार्ज यहाँ से निकला था, 36 माइक्रो कूलम का चार्ज यहाँ से निकला। और ये जो कैपिटल Q चार्ज है जब यहाँ पे गया, इस जगह दो अलग रास्ते हुए, तो मान लीजिए इसमें गया स्मॉल q और बाकी सब ऊपर चला गया। इसमें जो चार्ज जा रहा है इसको निकालना आसान है, क्योंकि इस कैपेसिटर का एक पॉइंट यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज हमको मालूम है। तो इस कैपेसिटर का वोल्टेज आपको पता है, तो इस पर चार्ज निकाल सकते हैं। Q = CV, कैपेसिटेंस इसका दिया था 4, वोल्टेज है 6, तो 24 माइक्रो कूलम। तो इस पर चार्ज कितना हो गया 24, और टोटल चार्ज कितना था 36। तो 36 चार्ज यहाँ से निकला, उसमें से 24 इधर गया, तो बाकी 12 कहाँ गया, बाकी 12 ऊपर निकला। तो ऊपर निकला तो वो 12 इसमें पहुँचा, तो इसका भी चार्ज हमको मालूम हो गया
12 माइक्रोकूलम। इसका कितना मालूम हो चुका था? 24 माइक्रोकूलम। देखिए अब बात आती है इन दोनों पे कितना कितना होगा, तो इसको कैसे देखेंगे? ये 12 माइक्रोकूलम का चार्ज गया आगे 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 दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो 12 में से सपोज कर लिए इधर निकल गया Q1, तो इधर कितना जाएगा? 12 माइनस Q1। ऐसे क्वेश्चन को निकालने का क्या तरीका है कि ये दोनों किस में वोल्टेज, इन दोनों का वोल्टेज क्या होगा? बराबर, क्योंकि दोनों पैरेलल में वोल्टेज बराबर, तो ऊपर वाले का वोल्टेज मान लीजिए V1 और नीचे वाले वोल्टेज V2, ये दोनों वोल्टेज बराबर। और वोल्टेज फॉर्मूला क्या होता है? V = Q/C। तो ऊपर वाले का चार्ज 12 माइनस Q1/C यानी 1 माइक्रोफैरड, V2 Q/C, इसमें गया है Q1 और C की वैल्यू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 60 माइनस 5Q1 इज इक्वल Q1, 60 इज इक्वल 6Q1, तो Q1 की वैल्यू आ गई 10 माइक्रोकूलम। यानी इस पे चार्ज कितना गया? 10 माइक्रोकूलम। तो 12 में से 10 नीचे गया तो बाकी 2 ऊपर चला जाएगा। तो हमें इसका भी चार्ज मालूम हो गया, इसका भी चार्ज मालूम हो गया। ठीक, तीसरा, अलग अलग कई कैपेसिटर लगे हों तो सब में अलग अलग चार्ज निकाल सकते हैं। ध्यान रखना है कि सीरीज में चार्ज बराबर होता है, पैरेलल में चार्ज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे 12 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ तक आने के बाद दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, जिसको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो पैरेलल में हम इस तरीके को अपनाते हैं। बाकी मन में आप शॉर्ट में भी लगा सकते हैं कि टोटल चार्ज कितना था? 12 माइक्रोकूलम, और ये 12 माइक्रोकूलम का चार्ज जो है दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और जिन दो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उनका रेशियो क्या आएगा? 1 और 5। बताया गया था पैरेलल में क्या होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, और किस रेशियो में? कैपेसिटेंस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 1:5, 1 और 5 का रेशियो बनेगा। यानी टोटल अगर हम इसके पार्ट कर लें 6, तो 6 में से एक पार्ट हम इसको देंगे, 5 पार्ट इसको दे देंगे। यानी इसमें कितना चार्ज गया? तो हम कहेंगे इसमें जो चार्ज आएगा टोटल चार्ज का कितना होगा? 1/6। और इसको कितना चार्ज मिलेगा? जो भी टोटल चार्ज है उसका 5/6। तो टोटल चार्ज हमारे पास था 12, तो 12 का 1/6 इसको मिल गया यानी 2 माइक्रोकूलम, और इसमें 12 का 5/6 मिलेगा मतलब 10 माइक्रोकूलम। तो इसका चार्ज आ गया 10 और इसका चार्ज आ गया 2। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो जो भी तरीका आसान मिले, ये पूरा आपका रिटर्न में हो गया, बाकी ये मन में सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोनों कैपेसिटर इक्वल वैल्यू के होते तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होता, दोनों पर चार्ज इक्वल हो जाते। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग प्लेटों पर चार्ज निकालना सीख गए। वायर कनेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, चार्ज वाले क्वेश्चन हो गए। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, लूप लॉ के बारे में। देखिए, जहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर लूप लॉ, जो कि हम लोग सर्किट के क्वेश्चन में पढ़ते थे रेजिस्टेंस निकालने के लिए, उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। किरचॉफ्स लूप लॉ, किरचॉफ्स के लूप लॉ का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, किरचॉफ का लूप का नियम। और इससे काफ़ी क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाते हैं, टिपिकल क्वेश्चन भी बहुत आसानी से निकल जाएंगे। तो क्या तरीका होगा? इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लगाते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है S, इसके साथ दो कैपेसिटर कनेक्ट किए गए हैं। एक कैपेसिटर यहाँ पर है और एक कैपेसिटर यहाँ पर है। ये दो अलग अलग कैपेसिटर कनेक्ट किए गए हैं किसी स्विच के साथ, आपस में कोई सेल नहीं, कोई सप्लाई नहीं। सपोज करिए इस पर चार्ज है 3Q और इसका चार्ज है 6Q। इसकी जो कैपेसिटेंस है वो 6 फैरेड मान लेते हैं, या 6C लिख दिया जाए। इसकी जो कैपेसिटी है 6C और इसकी जो कैपेसिटी है वो 3C। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब स्विच S को हम क्लोज कर दें, मतलब इसको बंद कर दें, तो इन दोनों पे चार्ज की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? चलिए, क्या क्वेश्चन था कि एक स्विच है, इससे ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं 3Q 6Q, इनके चार्ज दिए हुए हैं, कैपेसिटी इनकी 6C है और इनकी 3C है। अभी स्विच ऑफ है, दोनों कैपेसिटर चार्ज हैं ऑलरेडी। भाई इसकी कैपेसिटी 3C, इसकी 6C, इसके ऊपर चार्ज 6Q, इसके ऊपर 3Q, दोनों कंडेंसर चार्ज हैं। अब जैसे ही स्विच को आप क्लोज करेंगे तो आप क्वेश्चन हमारा ये है कि न्यू चार्जेज on capacitor after switch S
इज क्लोज्ड। जब स्विच S को हम बंद कर दें, क्लोज कर दें, तो उस समय दोनों कैपेसिटर पर नए चार्ज कितने हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं दोनों पर चार्ज अलग अलग है, दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है, मतलब दोनों अलग अलग पोटेंशियल पर चार्ज हैं। आप निकाल कर देखिए इसका पोटेंशियल कितना आएगा। भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला V = Q/C, तो इस पर चार्ज कितना 3Q, कैपेसिटी 6C, ठीक 3/2 यानी Q/2C। इसका जरा वोल्टेज निकाल देखिए कितना आता है, V = Q/C, कितना आ गया 2Q/C। ये Q/2C है और ये 2Q यानी इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। तो जब इसका पोटेंशियल ज़्यादा है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो होंगे, यानी इसमें से चार्ज निकलेगा और इसमें जाएगा, तो इसके चार्ज में कुछ कमी आ जाएगी, उसका चार्ज कुछ बढ़ जाएगा। तो यही क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो कैपेसिटर हैं, दोनों चार्ज हैं, दोनों को अगर आपस में हम कनेक्ट कर दें, ये स्विच लगा हुआ था हमने इसको क्लोज कर दिया, तो अब दोनों पर नए चार्ज कितने हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो ऑप्शन आपको दे दिया जाए कि जो नए चार्ज होंगे पहले पर 6Q, दूसरे पर 3Q, सपोज के लिए ये पहला वाला है, या पहले पर 3Q, दूसरे पर 6Q जो ऑलरेडी पहले से था, तीसरा है दोनों पर 4.5Q 4.5Q इक्वल, या चौथा ऑप्शन दे दिया जाए एक पर 4Q और एक पर 5Q। चलिए सॉल्व करें। क्या तरीका इसका होता है, देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। यहाँ पर हम आपको लूप लॉ से बताने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी इसका आपने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा कि जब भी दो चार्ज कंडक्टर आपस में वायर से कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो उनका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक में से चार्ज निकलकर दूसरे में जाता है तो कितना चार्ज ट्रांसफ़र होता है, उसका फार्मूला हमने बताया था आपको कि ट्रांसफर्ड चार्ज इज इक्वल C1 C2 अपॉन C1 + C2 V1 - V2। इस फार्मूले से हम लोग ट्रांसफर्ड चार्ज का पता लगा लेते हैं कि एक में से निकलकर दूसरे में कितना चार्ज गया। आप इस तरीके से अगर इस क्वेश्चन को लगाते हैं तो देखिए कैसे सोल्यूशन होगा। एक की पहले की कैपेसिटी 6C, दूसरे की कैपेसिटी 3C, 6C + 3C, और दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे मालूम चलेगा, तो इसका पोटेंशियल कितना Q/2C, इसका पोटेंशियल कितना 2Q/C, डिफरेंस वहाँ पे इस्तेमाल कर लीजिए, 2Q/C और Q/2C, ये डिफरेंस आ गया। डिफरेंस में जो भी बड़ा पोटेंशियल हो उसको पहले लिख लें, उससे कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करें, ऊपर कितना हो गया 18C², नीचे हो गया हमारे पास 9C, और इधर हम 2C को एलसीएम ले लें तो हो जाएगा 4Q - Q। ये दोनों C मिलकर इस C² से कैंसिल, 9 2 = 18, 18 से कैंसिल, 4Q - Q कितना बचा 3Q। तो पता ये चला कि एक कैपेसिटर से 3Q चार्ज निकलकर दूसरे कैपेसिटर में गया। ये तरीका दूसरा तरीका सॉल्व करने का है कि जब भी दो कैपेसिटर हों या दो कंडक्टर हों, चार्ज हो गए हों, उसके बाद उनको आपस में एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, तो एक कंडक्टर में से चार्ज निकलकर दूसरे में जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग पोटेंशियल पर चार्ज किए गए थे, एक का पोटेंशियल ज़्यादा था, एक का पोटेंशियल कम था। तो हमको पता है हमेशा चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होगा, तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा था, इसमें चार्ज निकलकर इसमें जाएगा। ठीक, तो जितना चार्ज इसमें से निकला उतने की इसमें कमी आई, और जो चार्ज यहाँ से निकला उसमें जाके बढ़ गया। तो जो ट्रांसफर्ड चार्ज है, जो चार्ज यहाँ से वायर से होते हुए गया था, कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ था, उसको निकालने का ये हमारे पास फार्मूला था। थ्योरी में हमने आपको प्रूफ कर दिखलाया था फार्मूला ये, C1 C2 अपॉन C1 + C2 V1 - V2। अगर आपको पता करना है कि इतना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है वो सही है, एनर्जी का कितना लॉस हुआ, क्योंकि जब चार्ज ट्रांसफ़र होगा इस वायर से होते हुए फ्लो होगा तो वायर में हीट पैदा होगी, हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो जाती है। तो एनर्जी लॉस का भी हमने तरीका बताया था आपको याद करने का कि इसी फॉर्मूले में बस यहाँ पे 1/2 लगा दीजिए और इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपका चेंज इन एनर्जी यानी एनर्जी लॉस का फॉर्मूला बन जाएगा। तो फिलहाल अभी हमसे क्या पूछा है, ट्रांसफ़र चार्ज। तो हमने ये पता कर लिया क्वेश्चन को सॉल्व करके कि कितना चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ है। तो देखिए हमने बताया था इसमें चार्ज निकलेगा क्योंकि इसका पोटेंशियल ज़्यादा था, तो कितना चार्ज निकला 3Q, यानी इसमें से 3Q चार्ज कम हो गया और इसमें जाके 3Q चार्ज बढ़ गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ,
इस पर चार्ज बचेगा 3Q और इस पर हो जाएगा 6Q। तो पहले का 6Q, दूसरे का 3Q, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जिसमें से ट्रांसफ़र हुआ उसमें कम हो गया, जिसमें पहुंचा उसमें बढ़ गया। तो एक तो ये तरीका हो गया फार्मूले से। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, हम लोग लूप लॉ से अगर लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे। लूप लॉ का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि किसी भी बंद परिपथ में अगर कोई एक क्लोज लूप बन रहा हो, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पूरा एक क्लोज लूप हो जाएगा जब आप स्विच को ऑफ कर दोगे। तो क्लोज लूप में क्या होता है, जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, लूप के किसी एक पॉइंट से आप चलना स्टार्ट करिए और ऐसे घूमते हुए फिर उसी पॉइंट पर आ जाइए, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0। इसके लिए हम एक पॉइंट से चलेंगे, रास्ते में जो भी कैपेसिटर या रजिस्टर या इंडक्टर जो भी चीज़ मिलती जाएगी, हम सबका वोल्टेज निकालते जाएंगे, सबका पोटेंशियल निकालते जाएंगे और सबको ऐड करते जाएंगे। ऐड करने में हमें सिंबल का बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि लूप लॉ कहता है कि पूरे सर्किट का, यानी फॉर क्लोज लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स इज इक्वल 0। किसी भी बंद परिपथ के लिए पूरे परिपथ का विभवांतर हमेशा शून्य होगा, पोटेंशियल डिफरेंस शून्य होगा। इस तरीके को लगाकर हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसके हम 2-3 क्वेश्चन कराएंगे। अभी आप इसको देखिए। तो इसका देखिए रूल ये है कि सपोज़ करिए कि ये हमारा हाई पोटेंशियल पे था, तो ये प्लस प्लेट हुई, माइनस यहाँ जहाँ से चार्ज निकलेगा ये मान चलेगा हमेशा प्लस से ही निकल रहा, चाहे वो बैटरी हो चाहे कैपेसिटर हो। जहाँ से चार्ज निकल रहा वो पॉजिटिव मान के चलेंगे। तो ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ। इसके बाद इस पूरे सर्किट में जब ये चार्ज दौड़ेगा तो जहाँ जहाँ पहुँच रहा, अगर कंडेंसर रास्ते में मिलेगा तो जो प्लेट पहले मिलेगी हम उसको पॉजिटिव मानेंगे। तो ये प्लेट हमारी पॉजिटिव हुई, ये नेगेटिव हुई। अगर इसमें कोई सेल मिलता है तो सेल का पॉजिटिव नेगेटिव आप आसानी से पहचान लेते हैं, है ना। सेल में क्या होता है, एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन बताती है हाई पोटेंशियल को, छोटी वाली लाइन बताती है लो पोटेंशियल को। और अगर इसमें कोई रेजिस्टेंस होता तो उस रेजिस्टेंस के अंदर करंट जाती है, कितना वोल्टेज होता है, V=IR से निकालते हैं उसको। ऐसा भी कोई क्वेश्चन आएगा तो बताते हैं। तो देखिए यहाँ से ऐसे चले और ऐसे होते हुए हम लोग यहाँ पर वापस आ गए। तो किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करो, मान लो हम यहाँ से चले, यहाँ से ऐसे हम जा रहे हैं, कहाँ पहुँचे, प्लस, कंडेंसर मिल गया। तो कंडेंसर का वोल्टेज कितना वोल्टेज होगा भाई, V=Q/C। इसका चार्ज 3Q, कैपेसिटेंस 6C। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमें पहले पता करना कि यहाँ पे चार्ज निकला। मान लीजिए चार्ज यहाँ से कितना निकलेगा, Q'। ये Q' चार्ज ऐसे निकला, ऐसे होते हुए यहाँ पहुँचा। तो यहाँ से जब Q' चार्ज निकला तो यहाँ पे जाके चार्ज बढ़ गया। इसका चार्ज हम लेंगे 3Q + Q', और यहाँ पे चार्ज कितना होगा, 6Q - Q', क्योंकि Q' यहाँ से निकला है। तो इसमें से Q' चार्ज निकला और ऐसे होते हुए इस पर जाके बढ़ गया। हम यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से हम ऐसे पहुँचे, प्लस मिला हमको। यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, तो यहाँ कहेंगे कितना चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज है 3Q + Q', और इसका कैपेसिटेंस कितना है, 6C। 6 लिख देते हैं, केवल C कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम ऐसे निकले और यहाँ पहुँचे, माइनस प्लेट मिल गई तो माइनस लिखेंगे। क्या है, कैपेसिटर है, तो इसका वोल्टेज कितना होगा, तो इसका चार्ज ले लीजिए 6Q - Q' अपॉन कैपेसिटी 3। उसके बाद फिर आगे बढ़े, ऐसे होते हुए यहाँ पर वापस आ गए, रिजल्ट हो गया 0। जहाँ से चले थे घूम फिर कर वहीं अगर वापस आ जाते हैं तो क्या कर देते हैं, पोटेंशियल 0 कर देते हैं। इस क्वेश्चन में तो केवल 2 कैपेसिटर ही थे, और भी क्वेश्चन अभी आपको आएंगे जहाँ सेल भी आएगा, सेल आ जाए, रेजिस्टेंस आ जाए। करना क्या है, बस सबका आपको वोल्टेज निकालना है। कैपेसिटर का वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला Q/C। अगर बीच में कहीं रजिस्टर आता उसका वोल्टेज I/R से निकालते। ठीक, अगर कोई इंडक्टर यानी प्रेरकत्व आ जाता तो उसका वोल्टेज आपको पता है कि प्रेरकत्व के अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है वो L/dI/dt से हम निकालते थे। तो अगर कोई इंडक्टर आता तो उसका पोटेंशियल हम L/dI/dt से निकालते। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल 2 कैपेसिटर थे, हमने इसको सॉल्व किया। आप देखिए इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेकर। 6 मान लीजिए एलसीएम लिया गया, 3Q + Q' माइनस 2 टाइम्स तो 12Q, और ये माइनस की वजह से ये प्लस हो गया 2Q' = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जाके इधर 0 हो जाएगा। 3Q - 12Q तो बचेगा माइनस का 9Q, प्लस Q' तो ये आ गया 3Q'।
-9q इक्वल 0, यानी 3q डैश की वैल्यू कितनी मिल गई, 3q डैश इज इक्वल टू 9q, यानी q डैश की वैल्यू आ गई 3q। तो पता ये चला कि जो q डैश यानी यहाँ से कितना चार्ज निकला था, 3q निकला था। तो जब 3q निकला था तो यहाँ था कितना 6q, और 3q निकल गया तो यहाँ कितना बचा 3q बचा, और यहाँ पे 3q जाके बढ़ गया तो यहाँ पर हो गया 6q। सेम आंसर आ गया। ठीक, तो दोनों तरीका आपके पास है, दोनों में से आप कोई भी तरीका अपना सकते हो। अब इस लूप लॉ को एक दूसरे क्वेश्चन में लगाकर हम लोग समझें तब आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। सपोज कर लीजिए ये आपके पास एक कैपेसिटर है जो ऑलरेडी चार्ज है, 20 माइक्रोकूलम का चार्ज इसके पास है, और इसकी जो वैल्यू थी वो थी 4 माइक्रोफैरड। इसके साथ हमने एक कैपेसिटर दूसरा ले आए जिसकी वैल्यू थी 3 माइक्रोफैरड, और ये चार्ज नहीं था। तो हमने क्या किया, हम इसको चार्ज करना चाहते हैं, किसी कंडेंसर को चार्ज करना है, किसी कंडक्टर को चार्ज करना है, तो हमारे पास क्या तरीका है, हम बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए। और अगर बैटरी नहीं है, हमारे पास एक दूसरा कंडक्टर है या कैपेसिटर है जो ऑलरेडी चार्ज है, तो इसकी हेल्प से दूसरे को कैसे चार्ज कर सकते हैं, इसके दोनों वायर को इसके एंड से मिला दो। भाई ये वाला ऑलरेडी चार्ज था, मतलब इसके पास कुछ पोटेंशियल था, ये चार्ज नहीं है यानी इसका पोटेंशियल 0 है, और इनको आपस में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो होगा और इसके पास भी चार्ज आ जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है कि इसके पास कितना चार्ज आ गया, निकालिए, सॉल्व करिए। कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे भाई इसके पास 20 माइक्रोकूलम का चार्ज था, इसका पोटेंशियल ज़्यादा था, इसका पोटेंशियल 0 है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो होगा। तो सपोज़ कर लो इसमें से चार्ज निकला Q, और यही चार्ज इसके पास आया। समझ में आएगी बात, Q चार्ज निकला और Q इस पर पहुंचा। तो जब इसमें से Q चार्ज निकला तो यहाँ बचा कितना, 20 माइनस Q, और यहाँ पर हो कितना गया, पहले 0 था, 0 प्लस Q। ये बात समझ में आ गई। जहाँ चार्ज निकलता है उसको हमेशा प्लस प्लेट मानते हैं, जहाँ चार्ज पहुँच रहा है वो प्लस प्लेट मानी जाती है। तो इसका प्लस माइनस, इसका प्लस माइनस। अब आप लूप ला लगाइए, कहीं से भी स्टार्ट हो जाइए। मान लो हम यहाँ से स्टार्ट हुए और घूम के फिर यहीं पर वापस आएंगे, तो यहाँ से हम ऐसे चलना स्टार्ट हुए और रास्ते में गए, हमको क्या मिला, प्लस मिला। क्या मिला, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का वोल्टेज V बराबर Q/C, तो Q यानी इस पर चार्ज कितना है, कैपेसिटी कितनी है, 3। फिर यहाँ से हम आगे बढ़े, ऐसे गए, हमको माइनस प्लेट मिली, मिला क्या है, कैपेसिटर। तो इसका चार्ज लेंगे, इसका चार्ज है 20 माइनस Q, कैपेसिटी 4। उसके बाद हम आगे बढ़े और यहाँ पर आ गए जहाँ पर चले थे, तो इक्वल 0। ठीक, और इसी चीज़ को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो गया। चलिए एलसीएम ले लीजिए, 4Q माइनस 60 प्लस 3Q इज इक्वल 0। क्रॉस मल्टीप्लाई से ये भी 0 हो गया। इसको ऐसे भी ट्रांसफ़र कर सकते थे, जैसे भी आपको आसानी हो। ये हो जाएगा 7Q इज इक्वल 60, Q इज इक्वल टू 60/7 माइक्रोकूलम। तो पता चला इसके पास कितना चार्ज आएगा, 60/7 माइक्रोकूलम। देखिए लूप लॉ के सहायता से हम कितनी आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर ले रहे हैं, और जनरली ऐसे सॉल्व करना हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब यहाँ तक तो देखिए ठीक था कि कैपेसिटर ही केवल अभी तक लग रहे थे। अब ऐसा क्वेश्चन लगा है जिसमें सेल भी लगा हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक मिनट इसको मिटा दिया जाए पहले। देखिए एक कैपेसिटर हुआ, ये मान लीजिए हमने 3 कैपेसिटर का इस्तेमाल किया। इसमें तीनों कैपेसिटर की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड। अब सर्किट में हम सेल को भी जोड़ेंगे। इधर हमने ले लिया, एक बैटरी लगा दी, यहाँ पर एक सेल लगा दिया 6 वोल्ट का, इधर 3 वोल्ट का, और इधर लगा दिए 1 वोल्ट। इस तरह से इस सर्किट के अंदर 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं और 3 अलग अलग सेल लगी हुई है, यानी चार्ज के सोर्स हमारे पास 3 है। इस बार 6 वोल्ट की एक बैटरी ये है, 3 वोल्ट की एक बैटरी ये है, 1 वोल्ट की एक बैटरी ये है।
इसमें प्लस इधर है, इसमें प्लस इधर है, इसमें प्लस इधर है, सबका अलग अलग पोलैरिटी ले लिया गया और ये 3 कंडेंसर लगे हुए हैं, वैल्यू सबकी पता है। क्वेश्चन फिर वही है कि इस सर्किट के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, या कह दिया जाए इन सब पर अलग अलग चार्ज बताइए कितना कितना आ रहा। तो क्या करेंगे, जब हमारे पास चार्ज का या करंट का एक से ज़्यादा सोर्स हो तो हम क्या करेंगे, अंदाज से किसी भी एक सोर्स को हम मान के चलेंगे। तो जनरली हम लोग बड़े वाले को मान लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से चार्ज निकला है, ये प्लस प्लेट है सेल की, यहाँ से चार्ज निकला है कितना Q, और यही चार्ज आगे बढ़ेगा। तो जब ये चार्ज यहाँ से Q निकला, यहाँ पे 2 रास्ते हो गए, कुछ चार्ज इधर जाएगा और कुछ चार्ज इधर जाएगा। ठीक है, चार्ज जब चलेगा तो रास्ते में जो भी प्लेट पहले मिलेगी वो पॉजिटिव होगी कंडेंसर की। इस रूल को अपनाएंगे। तो यहाँ से देखिए चार्ज निकला है, ऐसे इधर निकला और यहाँ से इधर निकला। चलिए ठीक, तो ये हमारी प्लेट, तो वैसे भी सेल की पॉजिटिव नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं होती है। ये चार्ज यहाँ पहुँचा, ये प्लेट प्लस, ये माइनस, फिर यहाँ से ऐसे गए, ये प्लस ये माइनस, इधर से ये चार्ज आ रहा था, ये प्लस ये माइनस। कंडेंसर की प्लस और माइनस प्लेट को इंडिकेट करना ज़रूरी है। उसको पहले आप पहचान लीजिए कौन सी प्लेट प्लस कौन सी माइनस। तो जिस प्लेट पर चार्ज पहुंच रहा है वो प्लेट प्लस और दूसरी वाली माइनस। और सेल में क्या, सेल में तो आपको मालूम है जो बड़ी लाइन होगी वो प्लस पर होगी और छोटी वाली माइनस पर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 लूप बन रहे हैं। देखिए यहाँ से Q चार्ज निकला है, इस चार्ज का कुछ हिस्सा इधर चला गया, हमने सपोज कर लिया यहाँ से चला गया Q डैश, बाकी जो बचा वो नीचे आया। नीचे कितना आया, Q माइनस Q डैश। समझ में आई बात, यहाँ से चार्ज Q निकला, इसका एक पार्ट Q डैश इधर निकल गया, बाकी जो बचा पार्ट है वो नीचे गया। ठीक, अब आप यहाँ पे एक लूप एक ये बन सकता है बंद परिपथ और एक ये नीचे बन सकता है। इसमें लूप मान लीजिए ऐसे मूव कर रहे हैं और इसमें भी मान लीजिए लूप हम लोग ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में अलग अलग हमने सिचुएशन ले ली। तो इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ से ऐसे गए और ये आ गया माइनस। क्या मिला, सेल मिला, सेल का वोल्टेज 3 वोल्ट। फिर आगे बढ़े, ये प्लस मिल गया। क्या मिला है, कैपेसिटर, कैपेसिटर वोल्टेज Q/C। इस पर चार्ज कितना आया था, Q डैश, कैपेसिटी 2। फिर यहाँ से आगे बढ़े, प्लस मिल गया। क्या मिला है, कैपेसिटर, चार्ज कितना इस पर गया, इस पर चार्ज बताइए कितना गया। यहाँ से चार्ज निकला था Q, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, ये वाला इधर से गया, ये इधर से गया, ये दोनों आगे जाके यहाँ फिर मिल जाएंगे। और इसमें चार्ज कितना आएगा, इसमें यही वाला चार्ज आएगा Q। ठीक, तो यहाँ पर पहुँचे थे, प्लस मिला था Q/C 1। फिर यहाँ पर आए, यहाँ पहुँचे, माइनस मिला। क्या मिला, बैटरी मिली 6 वोल्ट की। फिर आगे बढ़े, उसी जगह वापस आ गए तो इक्वल हो गया 0। यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, -3 -6 -9, उधर कर दीजिए +9 हो गया। Q डैश बाई 2 प्लस Q इज इक्वल 9, या कह दें Q डैश प्लस 2Q इज इक्वल 18, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब एक इक्वेशन हम लोग नीचे वाले सर्किट से बनाएंगे, इस लूप को लेंगे। तो इसमें देखिए एक से लिए इस कैपेसिटर में इधर से चार्ज आ रहा है Q माइनस Q डैश, इस कैपेसिटर में इधर से चार्ज आया है Q डैश। तो इसमें कहीं से स्टार्ट हो जाइए, मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इसे घूम के यहीं पे आ जाएंगे। कहीं भी आप एक कोई पॉइंट लीजिए, वहाँ से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में घूम फिर कर आप वहीं पर वापस आते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। तो यहाँ से हम चले, इस सेल पर पहुँचे, प्लस कितना आया 1 वोल्ट। आगे बढ़े, प्लस कैपेसिटर का वोल्टेज कितना होगा, चार्ज अपान कैपेसिटी Q माइनस Q डैश बाई 3। फिर यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ पहुँचे, माइनस आया, चार्ज इस पर कितना था Q डैश, कैपेसिटी 2। फिर आगे बढ़े, प्लस मिला, बैटरी मिली +3। फिर आगे यहाँ से बढ़े और यहीं पर वापस आ गए, इक्वल 0। तो 1 और 3 4 हो गया। Q माइनस Q डैश बाई 3 माइनस Q डैश बाई 2 इज इक्वल -4। एलसीएम ले लीजिए, 2Q माइनस 2Q डैश माइनस 3Q डैश इज इक्वल -4। तो ये हो गया 2Q माइनस 5Q डैश इज इक्वल माइनस का 20, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें तो और Q और Q डैश दोनों की वैल्यू निकाल लें, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जो Q की वैल्यू आएगी वो हमारा टोटल चार्ज होगा इस पर,
कितना चार्ज है मालूम हो जाएगा। जो क्यू डैश की वैल्यू आएगी वो इसके चार्ज को बता देगी, और क्यू में से क्यू डैश माइनस कर देंगे तो हमें इस कंडेंसर का चार्ज मालूम हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करना आता है। 2Q यहाँ भी है, 2Q यहाँ भी है। इस क्वेश्चन को उसके नीचे लिखते हैं 2Q प्लस क्यू डैश इज इक्वल 18। सिंबल चेंज किया जाए, ऊपर का चेंज करें नीचे कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल हुए। -6Q डैश इज इक्वल -38, माइनस माइनस कैंसिल आउट। क्यू डैश की वैल्यू 38/6 या 19/3। क्यू डैश की वैल्यू आ गई, यानी इस पर चार्ज मालूम हो गया। इस क्यू डैश की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपको क्यू मालूम हो जाएगा, यानी इसका चार्ज मालूम हो जाएगा। फिर क्यू में से क्यू डैश माइनस कर लीजिएगा तो आपको इसका चार्ज पता चल जाएगा। तो इस तरह से लूप लगाकर हम किसी भी कैपेसिटर पर चार्ज पता कर सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन इसके और लगाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और लगाएंगे। देखिए लगभग हर तरह का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराती जा रही है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, ये 20 वोल्ट की एक सेल लगी हुई है, इसके साथ एक 10 फैरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है, इधर 5 फैरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है, और इसके बाद 6 वोल्ट की एक बैटरी जोड़ दी जाए। ये 6 वोल्ट की एक बैटरी जोड़ दी गई। अब इसे बोल रहा है सर्किट में चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, बताइए। चलिए, इसमें क्वेश्चन ये है कि इसमें सर्किट में कितनी करंट है, यानी कितना चार्ज है। चार्ज इन सर्किट, इस परिपथ में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है आपको ये बताना है। तो देखिए 2 सेल लगी हुई है, 20 वोल्ट 6 वोल्ट। किसी एक को हम सोर्स मानेंगे, हम मान चलेंगे इसमें से करंट निकली, यानी चार्ज निकला Q, और ये चार्ज ऐसे होते हुए पूरा यहाँ तक आएगा। जब ये चार्ज ऐसे चला, इस कंडेंसर की प्लेट जो साफ पहले हमको मिली वो प्लस मानी जाएगी, ये माइनस। फिर वो चार्ज आगे बढ़ा, ऐसे होते हुए इस पर पहुँचा तो ये प्लेट प्लस हो गई, ये माइनस। ठीक है, कंडेंसर की प्लेट को प्लस और माइनस पहचानने का तरीका क्या है कि चार्ज का जो फ्लो हो रहा है, जब चार्ज चलेगा जो प्लेट पहले मिलेगी उसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, चलते हैं। अब इसके बाद सेल में क्या होता है, सेल में तो आपको पता है ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, ये प्लस प्लेट है और ये माइनस प्लेट है। अब इसमें लूप लॉ को अप्लाई करिए। लूप लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, किसी एक पॉइंट से चलेंगे और घूम फिर कर उसी पॉइंट पर फिर वापस आएंगे, चाहे हम लोग क्लॉकवाइज चलें या एंटी क्लॉकवाइज चलें। ठीक, लगाइए, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से चला जाए भाई, कहाँ से चला जाए, चलिए यहाँ से चलते हैं। यहाँ से चल के घूम के हम लोग फिर ऊपर वापस आएंगे, और रास्ते में जितने भी हमको पोटेंशियल मिलते जाएंगे हम सबको जोड़ते जाएंगे, और फाइनली पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट पोटेंशियल 0 माना जाएगा। तो यहाँ से चले ऐसे, प्लस क्या मिला, कैपेसिटर। कैपेसिटर का वोल्टेज क्या हो, Q/C। इस पर चार्ज कितना आया, Q, और कैपेसिटी 5, Q/5। फिर यहाँ से आगे बढ़े, माइनस मिल गया, क्या मिला, बैटरी 6 वोल्ट। फिर यहाँ से आगे बढ़े, प्लस मिला, कैपेसिटर, तो चार्ज अपॉन कैपेसिटी। आगे बढ़े, सेल मिला -20। फिर आगे बढ़े, घूम के वहीं पर आ गए 0। ठीक, लूप लॉ अप्लाई करना आ गया। अच्छा, अब देखिए Q/5 और Q/10 दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3Q/10। -6 -20 इक्वल, दोनों ऐड होकर हो गया 26। Q की वैल्यू आ गई 260/3। ये चार्ज की वैल्यू आ गई। इस सर्किट के अंदर कितना चार्ज है, 260/3। तो ये हमारे लूप लॉ के क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और हम लोग लगाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होगा वो, और उसको आपको ट्रिक से समझना पड़ेगा कि कैसे उसमें लूप लॉ लग रहा है। तो इसमें क्वेश्चन ये है, एक कैपेसिटर है 10 वोल्ट का, एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है 1 माइक्रोफैरड, और एक इधर कैपेसिटर लगा दिया जाए 2 माइक्रोफैरड। इधर A पॉइंट बोल दिया गया और इधर B पॉइंट बोल दिया गया, और आपको ये हिंट दे रहा है कि A और B पॉइंट के बीच का वोल्टेज जो सप्लाई दी गई है वो 5 वोल्ट है। A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट।
क्वेश्चन क्या है, इन दोनों कैपेसिटर के ऊपर या कैपेसिटर की जो प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। यानी क्वेश्चन है पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर, प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर विभवांतर कितना होगा, प्लेटों के बीच कितना विभवांतर होगा। तो कैसे लगाएंगे भाई, लूप ला लगाना है। तो लूप ला में क्या होता था, एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए था, तभी हम लोग लूप ला को लगा पाएंगे। तो देखिए ये हिंट दे रखा है, जो 5 वोल्ट है एक्चुअल में क्या है, ये एक बैटरी है। बैटरी का ये वायर एक एंड यहाँ से जोड़ दिया जाए और इस एंड को यहाँ से जोड़ दिया जाए। ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट कहने का इसका मतलब क्या था कि ए और बी दोनों पॉइंट 5 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो हमने यहाँ पर सीधे जोड़ दिया और हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो गया। इससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं, ये 5 वोल्ट की एक बैटरी हो गई और यहाँ पर एक 10 वोल्ट की बैटरी हो गई, दो हो गए। किस में से करंट फ्लो किया जाए। अच्छा, ये जो 5 वोल्ट है इसका कोई प्लस या माइनस का कोई चिन्ह भी नहीं दिया हुआ है। तो कोई भी आप चिन्ह मानिए। चलो ऐसे मान लेते हैं। क्या करेंगे भाई, ये 10 वोल्ट का है, मान लीजिए यहाँ से चार्ज निकला, क्यों, ये चार्ज यहाँ पहुँचा, ये प्लेट प्लस ये माइनस, फिर ऐसे आते हुए यहाँ पहुँचा, ये प्लस ये माइनस। अब ए पॉइंट से हम मान लीजिए स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से हम चले, पहले यहाँ पहुँचे, इसका वोल्टेज Q/C, आगे बढ़े यहाँ पहुँचे -10 वोल्ट, फिर आगे बढ़े +Q/C, फिर इधर से आए -5 = 0। इसी को सॉल्व कर लें, Q/1 Q/2 दोनों को ऐड कर लिया जाए, कितना हो जाएगा 3Q/2, -10 -5 दोनों उधर जाके हो गया 15। Q की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी जो चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ सर्किट के अंदर वो कितना था 10। और जब 10 चार्ज था तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना, V = Q/C। Q की वैल्यू हमने 10 निकाल ली है, C की वैल्यू 2, ये आ गया 5 वोल्ट। ये कैपेसिटर 5 वोल्ट पे काम कर रहा है। इसका निकालना है तो इसका वोल्टेज निकालेंगे Q/C से। इसका चार्ज कितना है, चार्ज की वैल्यू वही निकाले हैं हमने 10, और C की वैल्यू यहाँ पर है 1, ये हो गया 10 वोल्ट। इसके प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, इसके प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि लूप ला के क्वेश्चनों को भी हम लोग लगाना सीख गए। अब हमारे पास लगभग हर तरह के क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। एक क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि जब कैपेसिटर की पूरी एक सीरीज चेन सिस्टम से जुड़ी हुई हो तो उसका हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, उसका एक तरीका केवल देख लेते हैं। बाकी उसके क्वेश्चन वैसे जल्दी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि वो तरीका जो है हम लोग रेजिस्टेंस में पूछा जाता है कि जब रेजिस्टेंस की एक पूरी चेन बन रही हो और जो इनफाइनाइट टर्म तक जा रही हो तो उसका सलूशन क्या होगा। लेकिन उस चीज़ को कैपेसिटर में हम लोग देख लेंगे, तरीका वही होगा। तो उसकी हम लोग थोड़ा सा एक हिंट दे देते हैं।